नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में एक बार फिर से हम हिंदी कथा साहित्य में महिला कथाकारों के योगदान इस श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे होमवती देवी पर। हम बात करेंगे उनकी रचनाओं, उनकी कृतियों पर और बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से इस सेशन के लिए व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में और सीसी के लाइव डिसेट लेक्चर्स के माध्यम से या आप तक उचित सामग्री उपलब्ध करवाती हैं जिससे कि आप सभी के लिए सामग्री के माध्यम से पढ़ना हो जाए बहुत ज़्यादा आसान। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का। डॉक्टर ढींगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार मित्रों, विकासकालीन महिला रचनाकारों में प्रियंवदा देवी, शारदा देवी और उसके उपरांत महादेवी वर्मा पर विस्तृत विवेचन करने के बाद आज हम होमवती देवी के बारे में बात करना आपके सामने उचित समझते हैं, क्योंकि होमवती को पढ़े बिना हम उस समय के परिवेश को, उस समय की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसके पश्चात हम उनकी दो रचनाओं को, जिसमें उत्तराधिकारी और स्वप्नभंग नामक दो कहानियां हैं, उनका विस्तृत विवेचन और विश्लेषण करेंगे, जिनके माध्यम से हमें ये समझ आएगा कि होमवती देवी की विचार क्या थे, वो उस समय के समाज में जिस प्रकार की समस्याएं थीं, उनका किस प्रकार से विवेचन और विश्लेषण अपनी रचनाओं के माध्यम से कर रही थीं। 20 नवंबर 1902 में मेरठ के प्रसिद्ध पत्थर वालों के घर पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रामनाथ और माँ कुंदनी देवी थीं। इनका निधन 3 फरवरी 1951 को हुआ था। अल्प आयु में इनका विवाह श्री चिरंजी लाल से संपन्न हुआ था, किंतु चिरंजी लाल अभी 48 वर्ष के ही थे कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने रिक्त जीवन को पूर्णता में समेटने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा रंग भरने के लिए, होमवती देवी सृजन, पठन, पाठन में अपने आप को उन्होंने प्रवृत्त किया। इससे पूर्व भी वो विभिन्न प्रकार की काव्य रचनाएं सृजित करती रहीं, किंतु ये रचनाएं एक तो बहुत मात्रा में अल्प थीं और इनका जो वर्ण विषय था वो ज़्यादातर घर परिवार, पति, बच्चे या उसके आसपास की जो समस्याएं थीं उसी से ही संबंधित था। किंतु पति की मृत्यु के पश्चात ये पूर्ण रूप से साहित्य सृजन में प्रवृत्त हो गईं। प्रारंभ में इन्होंने बहुत स्फुट रचनाएं लिखीं और इन रचनाओं का जो मूल स्वर था वो करुणा था। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हृदयगत संपूर्ण करुणा को, संपूर्ण संवेदना को उलेड़ने का प्रयास किया था। कल्पना से मुक्त इनकी रचनाएं अपने परिवेश को, अपने यथार्थ को पूर्ण रूप से अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित करती रही हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ पर कल्पना की छोटे मोटे छींटे ही हमें नज़र आते हैं, या हमें केवल ऐसा लगता है कि यथार्थ में जहाँ पे बोझिलता ना आए, बोरियत ना आए, वो बहुत अधिक रुष्क ना लगे, सिर्फ वहीं पर उन्होंने कल्पना का रंग दिया है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं में हमें उनकी सहज अभिव्यक्ति दिखाई देती है। 1929 तक उनका वर्ण विषय घर परिवार था, किंतु इसके उपरांत उन्होंने समाज में होने वाले विभिन्न कर्मकांडों, धर्मांडरों और विभिन्न जो जातियों में आपस में भेदभाव था, कुरीतियाँ थीं, अंधविश्वास था, उन सबको भी अपनी रचनाओं में सम्मिलित किया है। इस समय की रचनाओं में उन्होंने स्त्री की स्थिति को, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, उस पर भी अपनी पैनी दृष्टि रखी और उसका यथार्थ अंकन अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखा। 1937 में इनकी पहली कहानी गोटे की टोपी चांद
पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, किंतु उसके 2 वर्ष बाद 1939 में प्रथम बार इन्होंने मेरठ के नौचंदी के जो प्रसिद्ध मेला है उसमें सार्वजनिक रूप से इस कहानी का पठन किया और श्रोताओं द्वारा उसे सराहना भी प्राप्त हुई। इनके 4 कहानी संग्रह अब तक प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें निसर्ग, धरोहर, स्वप्न भंग और अपना घर काव्य संग्रह हैं। लगभग इनकी कहानियाँ 70 के आसपास हमें मिलती हैं। अगर हम वर्ण विषय के आधार पर इनकी कहानियों को बांटने की कोशिश करें तो हम व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक कहानियों के अंतर्गत, व्यंग चित्र और रेखा चित्र के अंतर्गत और सामाजिक राजनैतिक कहानियाँ, इन वर्गों में हम इनकी 70 कहानियों को विभाजित करके देख सकते हैं। अगर हम कथानक की दृष्टि से देखें तो इनकी ये सभी कहानियाँ बहुत व्यापक परिवेश को हमारे सामने लेकर नहीं आती हैं। बहुत जाने पहचाने कथानक हैं, विषय वस्तु हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनको लेकर इन्होंने अपनी कहानियों का सृजन किया है। वीणा, ब्राह्मण, विश्वामित्र जैसी उस समय की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहीं और पाठकों द्वारा पढ़ी गईं। प्रिय मिलन कहानी में राजा भोज और मीरा के विषाक्त जीवन को इन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार गरीब की लड़की कहानी में इन्होंने वैभव संपन्न गगन को एक गरीब लड़की से विवाह करते हुए दिखाया है। सदा सुहागन कहानी में द्वारका पांडे किस प्रकार से अपनी पत्नी को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, इसका उन्होंने अंकन किया है और इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि दाम्पत्य जीवन तभी सुचारू रूप से चल सकता है, तभी प्रगति पर बढ़ सकता है, तभी पति पत्नी के मध्य प्रेम का संचार हो सकता है जब दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को ना केवल समझें अपितु जो कुछ वो चाहते हैं उनके प्रति वो अपनी भागीदारी को भी पूर्ण रूप से निभाएं। नोटिस कहानी उस समय स्वतंत्रता के पश्चात जो एक मोह भंग की स्थिति समाज में पैदा हो गई थी कि स्वतंत्रता से पहले जनता को लगता था कि स्वतंत्रता के बाद पता नहीं हमें क्या क्या मिल जाएगा। उनके बहुत सारे स्वप्न थे जो उसके बाद धीरे धीरे करके टूटने लगे और उन्हें लगा कि समाज में जो धनिक हैं, जो पूंजीपति हैं या नेता हैं, राजनेता हैं, वो ही मलाई खा रहे हैं और सामान्य जनता को या तो वो गरीब है और या वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रही। इस कहानी में उन्होंने महंगाई की समस्या को चित्रित किया है। खतरे की घंटी कहानी में स्वतंत्र भारत में राशन की समस्या या जो विभिन्न जातिगत उपद्रव होने लगे थे उसके बारे में उन्होंने बताया है और कांग्रेस के प्रति जो लोगों के अंदर एक मोह था, ये था कि कांग्रेस उनके लिए बहुत कुछ कर देगी। जब वो स्वप्न टूटने लगे तो उनके प्रति जो जन सामान्य के डगमगाता विश्वास था उसको भी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से अपने पाठकों के सामने लाने की कोशिश की है। इस तरह हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं में कथानक उस समय के समाज को हमारे सामने लेकर आते हैं। ये कथानक विषय वस्तु की दृष्टि से या घटनाओं की दृष्टि से बहुत विशद नहीं हैं, सामान्य सी छोटी सी घटना को लेकर चलते हैं, किंतु वही जब कथा के रूप में अपने पाठकों के सामने आती है तो निश्चित रूप से अपने पाठकों पर एक ऐसा प्रभाव अंकित कर देती है जो अमिट होता है।
आत्मकथात्मक शैली में रेखा चित्रात्मक जो इन्होंने कहानियाँ लिखी थीं, उनमें मध्य और निम्न वर्ग के जीवन को उन्होंने बखूबी अंकित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से धनिक बहुत अधिक धनिक होते जा रहे थे, पैसेवान होते जा रहे थे, उन्हें विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, किंतु सबसे ज़्यादा जो समाज में पिसने वाला वर्ग था वो मध्य वर्ग था, क्योंकि सारे मूल्य, सारे रीति रिवाज, परंपराएं, करना और नहीं करने के बीच की जो ये विभाजक एक सूक्ष्म सी रेखा थी, उसके बीच में मध्य वर्ग ही ज़्यादा पिस रहा था और निम्न वर्ग अपनी ज़रूरतों को भी पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ था। इस प्रकार से इन्होंने अपने वर्ण विषयों को अपने कथानकों के लिए जो इन्होंने पात्र चुने वो उन्होंने उस समाज विशेष से ही चुने और इसलिए ये कथानक अपने आप में बहुत सजीव रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो इनकी कहानियाँ मार्मिक हैं, अनुभूतियों से युक्त हैं और इसलिए ये पाठकों पर अपना प्रभाव अंकित करने में सक्षम हैं। व्यंग्यात्मक कहानियों में इन्होंने न केवल धनिकों के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, शोषकों के ऊपर, पूंजीपतियों के ऊपर या मिल मालिकों के ऊपर तीखा व्यंग किया है, इसके साथ साथ इन्होंने तत्कालीन समाज में उन साहित्यकारों पर भी अपनी लेखनी के माध्यम से तीखा व्यंग किया जिन्होंने दूसरे की रचनाओं को थोड़े बहुत हेरफेर के साथ अपनी कहकर प्रकाशित करने का एक दुस्साहस किया था। उन्होंने मिल मालिकों और पूंजीपतियों पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखा है, उन व्यापारियों और मिल मालिकों को निष्ठुरता और स्वार्थपरायणता को मैं बिल्कुल नहीं भुला सकी हूँ, जो भूखी नंगी जनता के कंकालों को रौंद कर लखपति और करोड़पति बने रहने की साध में गले तक डूबे हुए हैं। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन लोगों के प्रति अपना पूरा आक्रोश व्यक्त करने में कंजूसी नहीं बरती है। पारिवारिक अगर हम जीवन से संबद्ध कहानियों को लें तो उनमें हमें परस्पर जो परिवार के सदस्य हैं उनमें भी कई बार एक द्वेष की भावना उत्पन्न कर जाती है, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर जाती है, उसका उन्होंने चित्रण किया है। समाज में किस प्रकार से वो परिवार अपने आप को जीवित रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर संघर्ष करता है, इसका अंकन है। या किस प्रकार से उस समय पुरातन मूल्यों के साथ साथ नवीन मूल्यों का भी सृजन हो रहा था। व्यक्ति पुरातन के साथ साथ अपने लिए नए संस्कार, नई परंपराएं, नया रीति रिवाज इनको ढूंढ रहा था और अपने आप को उनके साथ स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील था। नारी उत्पीड़न के बारे में भी इन्होंने अपनी इस प्रकार की रचनाओं में अपने विचारों को व्यक्त किया है कि किस प्रकार से हम नेता लोग उस समय नारी की शिक्षा के बारे में बात करते थे, नारी के उत्थान के बारे में बात करते थे, किंतु अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो परिवार के अंदर या समाज के अंदर नारी की उस समय दोयम स्थिति ही थी। उसे सब कुछ मिलता था किंतु वो मिलना उसके अपनी इच्छाओं के अनुकूल नहीं था। उस परिवार के जो पुरुष थे उनकी दया दृष्टि उन पर जब तक पड़ी तब तक उन्हें सब कुछ मिलता था, अन्यथा उनसे छीन लेना भी वो अपना अधिकार समझते थे। इस प्रकार से जो राजनीतिक परिवेश से प्रभावित कहानियां हैं इस समय उनमें हमें मोहभंग की स्थिति दिखाई देती है या स्वदेशी आंदोलन या असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के प्रभाव से तत्कालीन समाज में अपना एक रूप धारण कर रहा था, उस समय की कहानियों में हमें उसके छींटे भी दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में भी उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं में अपने बातों को कहा है। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए थे। अनमेल विवाह, बहु विवाह,
स्त्री पर्दा प्रथा या स्त्रियों को शिक्षित ना करना कि कहीं वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत ना हो जाएं, या उनका जल्दी विवाह कर देना, या आप ये कह सकते हैं कि जाति और स्तर के अनुरूप भेदभाव करना, दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से नारी को ही हर प्रकार के समझौते करने के लिए मजबूर किया जाता था, या असफल प्रेम करना ही अपने आप में गुनाह माना जाता था, और उसके बाद उस प्रेम को विवाह की परिणति प्राप्त होना तो एक प्रकार से बहुत ही दुष्कर कार्य हुआ करता था। विधवा की समस्या उस समय के समाज में बहुत अधिक थी। विधवाओं को बहुत दयनीय स्थितियों से अपने जीवन को गुजारना पड़ता था, और इसके साथ ही विधवाओं के पुनर्विवाह के विषय में यद्यपि सोचा जाने अवश्य लगा था, किंतु इसके साथ साथ ही उस समय के रचनाकारों ने अपनी दृष्टि इस बात पर भी केंद्रित रखी थी कि दोबारा से विवाह करने के बाद भी नारी की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। वो जिस प्रकार की स्थिति से पहले जूझ रही थी, पुनर्विवाह के बाद उसकी स्थिति और भयंकर अवश्य हो सकती थी, किंतु उसके जीवन में ठहराव की स्थिति हमें बहुत कम दिखाई देती थी। दुराचारी, विश्वासघाती, कायर या अपने आप को पीछे रखकर नारी के प्रति अत्याचार करने वाले पुरुष उस समय के समाज में भी हमें दिखाई देते हैं, और इनके विषय में भी होमवती देवी ने अपनी रचनाओं में लिखा है। कुछ कहानियों के कथानक अवश्य हमें शिथिल लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बार बार एक ही बात को अपनी विभिन्न कहानियों के माध्यम से होमवती जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं, किंतु शायद ये उस समय की एक मांग थी, क्योंकि उस समय का समाज कुछ एक समस्याओं से लगातार जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था, और उसे समाज के सामने लेकर आना उस समय के रचनाकारों का दायित्व था, और इस दायित्व से होमवती जी ने अपने आप को कभी भी विमुख नहीं रखा। इस प्रकार के शिथिल कथानकों के कारण उनकी कुछ कहानियाँ नीरस अवश्य हो गई हैं। अगे जी ने इस विषय में अपनी अवधारणा में कहा है, श्रीमती होमवती देवी की सब कहानियाँ एक सी नहीं हैं। कुछ कहानियों में साधारण कोटि के चलते हुए उत्तेजक प्लॉट ले लिए गए हैं, और उन्हें रोचक बनाने के लिए पात्रों की ओर से मिथ्या भाव प्रदर्शन कराया गया है, जिसका परिणाम वह होता है जिसे अंग्रेजी में सेंटिमेंटलिटी कहते हैं, और हिंदी में रसाभास के वजन पर भावाभास कहा जा सकता है। मानव जीवन मित्रों कभी भी एक सा समरस नहीं होता। यदि हमारे जीवन में खुशी के क्षण आते हैं तो हम दुख को भी अंगीकार करने से बच नहीं सकते। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारे जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार हो। कहीं ना कहीं बिजली अवश्य कौंधती हुई हमें नज़र आती है। ये अवश्य है कि दुख के क्षण हमें ज़रूर थोड़े से लंबे नज़र आते हैं। होमवती जी ने भी अपनी इन कहानियों में कहीं विषाद और कहीं हर्ष के रंग बिखेरे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने अपने इन चित्रों के माध्यम से मनुष्य जीवन का संपूर्ण वृत्त, संपूर्ण उसका जो एक चित्र है वो हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। अपनी कहानियों में वो लगभग तटस्थ रही हैं। कहीं पर भी उन्होंने अपने निष्कर्षों को पाठकों के सामने थोपने की कोशिश नहीं की। वो एक समस्या को लेकर हमारे सामने आती हैं, उसका विवेचन करती हैं, विश्लेषण करती हैं, और तदुपरांत पाठकों की बुद्धि पर, उनके विवेक पर वो छोड़ देती हैं कि पाठक उस समस्या का अपनी दृष्टि से क्या समाधान निकालते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का इस विषय में अभिमत है, वह पुस्तक ज्ञान पर नहीं जीवनानुभूति से प्रेरित होकर अपनी रचनाएं लिखती थीं, और इसीलिए शायद उनकी रचनाएं हमारे दिल को छू जाती हैं। जटिलताओं से मुक्त उनका ऋजु सरल मनोविज्ञान, जो तीव्र अनुभूतियों से
प्रेरित और स्वच्छ विवेक से नियंत्रित रहा है। अपने जो सरल उनके कथानक हैं, सरल उनकी भावाभिव्यक्ति है, जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से उन समस्याओं को अपने पाठकों के सामने उपस्थित किया है, वो हर वर्ग का पाठक बहुत सुरुचि से, बहुत उत्साह से, बहुत जिज्ञासा से उनकी रचनाओं को पढ़ने का और उसके माध्यम से उस समय के समाज का अंकन देखता है और उसे समझने का प्रयास करता है। उन्होंने अपनी कहानियों में विभिन्न आयु, विभिन्न जातियों से संबंधित, विभिन्न शैक्षणिक स्तरों के पात्रों को उन्होंने लेकर अपनी रचनाओं के प्लॉट को रचा है। ये पात्र नारी और पुरुष दोनों ही हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े या युवावस्था से प्रेरित या युवावस्था वाले जो पात्र हैं वो सभी हमें मिलते हैं। उन्होंने मानवीय प्रवृत्तियों को और मानवीय मनोविज्ञान की जो जटिलताएं हैं उनको अपने पाठकों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। उन्होंने ये बात बताने में संकोच नहीं किया कि किस प्रकार से उच्च वर्गीय जो व्यक्ति है वो अपने आप में, क्योंकि उसके पास सब कुछ है और जो नहीं है उसे वो अपने पैसे के माध्यम से दबा लेता है या उससे उबर जाता है, इसका चित्रण उन्होंने किया है। उनकी इस प्रकार की जो रचनाएं हैं उनमें हम जनसेवा, टी पार्टी, मीरा की जाति, त्यागी जी आदि कहानियों को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उच्च वर्गीय व्यक्ति या पात्र अपने जीवन में किस प्रकार से अहंकार से युक्त होता है और उसी से ही वो एक मिथ्या प्रदर्शन करता रहता है, दूसरों को दबाने की कोशिश करता है और किस प्रकार से लोगों का शोषण करने से भी वो पीछे नहीं हटकता और स्वार्थ के माध्यम से या स्वार्थ से प्रेरित होकर वो संबंधों को जीवित करने में या संबंधों को जीने में उसका विश्वास रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय का समाज किस प्रकार से पुरुषों को ये एकाधिकार देता था कि वो अपनी पत्नियों के ऊपर अत्याचार करें, उनके साथ दुर्व्यवहार करें और इसको अपने पौरुष के लिए एक अभिमान के रूप में स्वीकृत करें। मीरा की जात कहानी में उन्होंने मंत्री सावल दास के माध्यम से ये बताया कि किस प्रकार से शिक्षित व्यक्ति तो अगर नेता के पद पर आता है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु अशिक्षित या जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है वो किस प्रकार से नेता बन जाता है और दूसरों के द्वारा लिखे गए आलेख को पढ़ने के लिए उसकी एक विवशता हो जाती है और अगर वो आलेख उसके सामने नहीं होता तो वो अपना भाषण नहीं दे पाता। इसका उन्होंने बहुत खूबी से चित्रण किया है। उनके अनुसार एक 15 अगस्त के कार्यक्रम में मंत्री जी जाते हैं, किंतु वो अपना लिखित भाषण घर पर ही भूल जाते हैं और इसलिए शब्दों के अभाव में वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ रहते हैं और क्योंकि उनको मंच पर बिठा दिया जाता है इसलिए बोलना उनके लिए अनिवार्य होता है। तो वो कहते हैं, मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने आकर खड़ा हुआ हूँ। मैं लिखित भाषण घर पर भूल गया हूँ, समय भी काफ़ी हो गया है। आशा है आप लोग इस झंडे का मान रखते हुए मुझे क्षमा करेंगे। स्वप्न भंग में उन्होंने ये बात कही है। इसी प्रकार राव की मटकी, दो आँखें, वे तीनों, वारंट तथा जीवन क्रम आदि रचनाओं में भी उन्होंने राजनेताओं के बारे में या अभावग्रस्त जीवन जीते हुए निम्न वर्गीय जो पात्र हैं उनके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, किस प्रकार से उन समस्याओं से वो निरंतर जूझते हैं और उनके मध्य से अपना रास्ता निकालते हैं, इसका उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अंकन किया है। उनके पात्र अपने स्तर के अनुकूल, अपनी शिक्षा के अनुकूल कार्य करते हैं। कुछ पात्र चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, स्वार्थपूर्ण व्यवहार करते हैं और
ये जो दुर्गुण हैं उनके व्यक्तित्व के, शुरू में वो उनके लिए एक विवशता होती हैं जिनके कारण उनको अपना जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, किंतु बाद में लगातार इन दुर्गुणों के साथ जीवन जीते जीते वो इसके अभ्यस्त हो जाते हैं और उनका रोज़ी रोटी कमाने का यही एक साधन बन जाता है। होमवती जी के अनुसार वो इस प्रकार के व्यक्तियों से घृणा नहीं करती। वो कहती हैं कि इस प्रकार का कर्म करने वाले व्यक्ति अपने आप में बुरे नहीं होते, वस्तुतः बुरी वो परिस्थितियां होती हैं, वो वातावरण होता है या वो समस्याएं होती हैं जिनसे वो जूझ रहे होते हैं, जिनके कारण उनको अपने जीवन में झूठ बोलना पड़ता है या चोरी करनी पड़ती है। क्योंकि साधारणतः कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुर्गुणों को लेकर जन्म नहीं लेता। हम सभी अपने जीवन में जब बचपन में हमें संस्कार दिए जाते हैं तो हम सभी को अच्छे संस्कार ही दिए जाते हैं। लेखिका उनके गुणों से घृणा ना करके उनको सद्मार्ग पर लाने के लिए जनता से ये अपील करती हैं कि वो उनको सद्मार्ग पर लेकर आएँ, उनके बारे में समझें और उन्हें बताएं कि किस प्रकार से उनका पुनर्वास किया जा सकता है, उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। उनके पात्रों में हमें कई बार विरोधी प्रवृत्तियां भी एक साथ नज़र आती हैं, जैसे वो अपनी समस्याओं से जूझ भी रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो उन समस्याओं से अपने लिए मार्ग भी निकालने का प्रयास करते हैं। लेखिकाओं ने अपने पात्रों की मानसिकता को चित्रित करने के लिए उनके मानसिक और उनके जो वेशभूषा है दोनों के माध्यम से उन्होंने उनका चरित्रांकन करने का प्रयास किया है। उनके नारी चरित्र यद्यपि स्टीरियोटाइप हैं, किंतु कुछ नारी जो हैं वो अत्याचार सहने के लिए या दयनीय स्थिति को सहने के लिए अपने आप को विवश नहीं करती हैं। वो समाज के सामने सम्मुख आती हैं और कहती हैं कि हम अपनी इन स्थितियों से निकलना चाहते हैं, अपने लिए उचित मार्ग निकालना चाहते हैं। होमवती जी ने विधवाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए यद्यपि उनके पुनर्विवाह के ऊपर बल दिया है, किंतु उस पर बल देने के उपरांत वो ये भी बताने से नहीं भूलती कि किस प्रकार से दोबारा विवाह करने के बाद भी उनके जीवन में जिस शांति को वो तलाशती हैं वो कभी भी उन्हें नहीं मिलती है। इनकी अगर हम संवाद योजना पर देखें तो इनके संवाद जो हैं वो पात्रों के अनुकूल हैं, उनकी मानसिकता को पूरी तरह से उद्घाटित करने में सफल हैं और उनके स्तर और उनकी शिक्षा के अनुसार ही उन्होंने शब्दों का चयन किया है। जैसे ग्रामीण पात्र जो हैं वो ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें कहीं कहीं हमें व्याकरण की दृष्टि से त्रुटियां भी नज़र आती हैं, और जो शहरी पात्र हैं वो अपने स्तर के अनुसार शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हुए हमें नज़र आते हैं। इन्होंने पारिवारिक स्थितियों में उस तरह के चित्र भी अंकित किए हैं जहाँ पे नारी जो है वो विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों को सहती है, किंतु उसके साथ उसकी सास, नंद या जेठानी खड़ी रहती हैं और उसे ये निरंतर प्रेरित करती हैं कि वो इस स्थिति से अपने आप को निकाले और अपने लिए एक मार्ग निश्चित करे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं में यदि हमें पुरुष अत्याचार करते हुए दिखते हैं तो कुछ नारियां हमें ऐसी भी नज़र आती हैं जो स्वयं अगर दयनीय स्थिति को प्राप्त हैं तो वो दूसरी नारी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर भी सामने आती हैं। यहाँ पे नारी के मन में जो दुर्बलताएं हैं कुछ, जिसमें पुत्र के प्रति मोह की हम बात कर सकते हैं, आभूषणों के प्रति उसका जो मोह है, जो सामान्य मोह माना जाता है, उसके बारे में भी इन्होंने बात की है। और इन्होंने ये भी बताया है कि यदि पति और पत्नी में
सामंजस्य हो, प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति आदर हो, तो घर जो है वो स्वर्ग सदृश बन जाता है, अन्यथा उसको नर्क बनते देर नहीं लगती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो उनकी कहानियों में विभिन्न भावों को लेकर उन्होंने अपने पाठकों को उस समय के समाज से रूबरू कराया है और उनकी रचनाएं अपने पाठकों के ऊपर एक निश्चित प्रभाव अंकित करने में सफल रही हैं। अगली बार हम उनकी 2 कहानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक है उत्तराधिकारी और दूसरा है स्वप्न भंग। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, विकासकालीन कथा लेखिकाओं में हम होमवती के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने उनकी कहानियों के भाव पक्ष के बारे में विस्तार से जाना कि किस प्रकार से उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से हमारे सामने चित्रित किया और उन्होंने बताया कि उस समय भी समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। उन्हें अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष निरंतर करते रहना पड़ता था, किंतु यदि उनकी नारी में दयनीय स्थिति हमें मिलती है तो दूसरी तरफ वो सामाजिक मूल्यों के साथ या उन नियमों के साथ, उन कायदों के साथ, उन परंपराओं के साथ हमें जूझती हुई भी नज़र आती हैं और अपने लिए मार्ग निश्चित करती हुई भी दिखाई देती हैं। इस समय हम उनकी 2 रचनाओं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, उत्तराधिकारी और स्वप्न भंग। स्वप्न भंग कहानी भारत पाक विभाजन को लेकर लिखी गई उनकी रचना है, जिसमें होमवती जी ने बताया है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता से पूर्व लोगों के मन में बहुत सारे स्वप्न थे कि यदि हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हमारे जीवन में बहुत अधिक बदलाव आ जाएंगे, हमारा जीवन एक निश्चित धारा में बहने लगेगा और जिस प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनसे हमें निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से स्वतंत्रता के सपने देख रहा था। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात मोह भंग की स्थिति आई, जब सबने ये जाना कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही स्वतंत्रता के पश्चात अपने अपने वर्गगत संघर्षों से न केवल जूझ रहे हैं, अपितु जो उन्होंने सपने बुने थे वो भी तार तार हो गए थे। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान थे, ना चाहते हुए भी जब भारत का विभाजन हुआ और उन्हें पाकिस्तान जाने की बात कही गई तो उस समय उनके मन में यह आया कि भारत में रहते हुए वो कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे और उन्हें लगा था कि पाकिस्तान ही उनका अपना घर है, जहां रहकर उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें भाईचारा मिलेगा और उन्हें अपनत्व की जो एक कामना थी वो उन्हें भारत में जो नहीं मिल रही थी वो पाकिस्तान जाकर ही मिलेगी। भारत में रहने वाले मुसलमान भाई अपना अपना सामान बांधकर पाकिस्तान जाने लगे और ऐसे में कथा नायक गफूर जो कबाड़ी का काम करता था उसके दिन फिर गए। सब लोग औने पौने पैसों में अपने घर का कीमती सामान बेच रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान जाने पर उन्हें वहाँ पे सब कुछ नया मिलता, कम मूल्यों पे मिलता
और यहाँ से वो केवल वही चीज़ अपने साथ लेकर जाना चाहते थे जिसके साथ या तो उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई थीं या वो उनके लिए बहुत अधिक महत्व की थी, मूल्यवान थीं। गफूर अपने धंधे पर बैठा हुआ खुद भी पाकिस्तान जाने के सपने संजोने लगता है। उसे लगता है कि यदि बाकी सब लोग पाकिस्तान जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसमें बात होगी, निश्चित रूप से उन्हें वहाँ जाने से फ़ायदा होगा, तो क्यों नहीं वो भी मौके का लाभ उठाता और पाकिस्तान जाने की बात करता है। वो सोचने लगता है, पाकिस्तान, ओह कैसा होगा वह शहर, जाने इतने लोग अपने घर द्वार और कार बार छोड़कर उड़े जा रहे हैं। ये बेवकूफ़ थोड़े ही हैं, सभी पढ़े लिखे समझदार हैं। कहते हैं वहाँ बड़े बड़े बंगले और मकान मिलेंगे रहने को, इन्हें ऊंचे ऊंचे ओहदे मिलेंगे। आज जो तार बाबू से लेकर मामूली डाकिया है वह कल पाकिस्तान पहुंचकर कलेक्टर और कमिश्नर बन जाएगा। झोपड़ियों में रहने वालों को महल मिल जाएंगे, पैदल घिसटने वाले वहाँ मोटरों में उड़ते फिरेंगे। एक हम हैं जो रात दिन झूठ बोलकर 4 पैसे लेकर घर लौटते हैं। इस प्रकार का दिवा स्वप्न गफूर देखने लगता है और चाहता है कि वो भी अपने परिवार के साथ बाकी अपने भाइयों को लेकर पाकिस्तान चला जाए और एक सुखपूर्वक अपने जीवन को जीने लगे। किंतु वो अपने इस कल्पना लोक से ज़मीन पर आता है जब मोहल्ले की बड़ी मस्जिद के जो मुल्ला जी हैं उसे आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि वो भी पाकिस्तान जाने के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं, वो भी वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके अनुसार वहाँ पर उनके जैसे ही और अधिक मुसलमान भाई उन्हें मिलेंगे जो उनके जैसा ही सोचते हैं, उनके जैसा ही खाते पीते हैं, उनके जैसा ही उनका रहन सहन है, और इसलिए वहाँ जाकर उन्हें ऐसा लगेगा कि वो अपनों के बीच में, अपने परिवार के बीच में आ गए हैं। वे कहते हैं उन्हें ऐसा वहाँ पर सब कुछ प्राप्त होगा जिसका उन्हें अभाव भारत में खल रहा था। उनकी उक्ति है, वहाँ तो बहिशत है, बस एक से एक बढ़िया सामान बिल्कुल नया मिलेगा, सजी सजाई कोठियाँ, बढ़िया फर्नीचर और बिजली के पंखे लगे हुए, 2-4 खिदमतगार, चमकती हुई कारें और बड़े से बड़े ओहदे। इस पर शान है कि सीमांत की हूरें पान लगाएंगी और जूता साफ करके पहनाया करेंगी। 2-4 के मुंह से इसी प्रकार की बातें सुनकर बहुतों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अब रहने से उन्हें कोई भी लाभ नहीं होगा। उनका अब जो जितना भी शेष जीवन रह गया है वो अपने घर यानी पाकिस्तान जाकर ही रहना चाहेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उनके लिए बहुत आसान है। जैसे हम अब तक किसी मेहमान बनकर हम किसी के घर में रहते हैं तो वहाँ पर हमें कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना मिल जाएं, वो परिवार हमारे लिए आदरणीय हो सकता है किंतु अपना नहीं बन सकता। उसी तरह से इन मुसलमान भाइयों को भारत में कितनी भी सुविधाएं क्यों ना मिल रही हों, कितने भी लोग इन्हें भाई क्यों ना मान रहे हों, इन्हें लगने लगा था कि अब विभाजन के उपरांत इनका यहाँ से जो अपनापन है वो छूट रहा है और उन्हें पाकिस्तान ही जाना चाहिए। गफूर सोचने के लिए विवश हो जाता है उसका अपना घर कौन सा है, वह जिसमें उसका बचपन बीता, जवानी आई, जहाँ पर वो अपने भाई बहनों के साथ पल कर बड़ा हुआ। उसने विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ली, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, अपने हम उम्र के साथ प्यार से रहना,
या वह जिसकी कल्पना मात्र से वो खुश हो रहा है। इस प्रकार की दुविधा उसके मन में अभी आ ही रही थी कि उसके सामने वो कब्रें घूम गईं जो उसके माता पिता की थीं, बहन भाइयों की थीं और उसके बच्चों की कब्र थीं। इतना ही नहीं, उसे लंबा चौड़ा कब्रिस्तान, आलीशान बड़ी बड़ी मस्जिदें, ये सब याद आने लगीं और वो दिवा स्वप्न टूटकर बिखरने लगा। वो असमंजस की स्थिति में अपने आप को पाता है कि वो क्या निर्णय ले, भारत में ही रहे या पाकिस्तान जाए, जिसे मुसलमान अपना घर अब तक मान रहे हैं। इतने में ही मुल्ला जी के तीतरों का पिंजड़ा खरीदने के लिए जुम्मन आता है। उससे बातचीत करते हुए गफूर को एक अलग ही चित्र उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसके दादाजी और अब्बा कभी भी पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में जो उन्हें अपनत्व मिल रहा है वो उन्हें पाकिस्तान में कभी भी प्राप्त नहीं होगा। उसके अनुसार कौन जाए वहाँ भूखों मरने को, जाड़े में सड़कों पर पड़े पड़े लाखों मर जाएंगे। वह गफूर को आगे बताता है कि गरीबा के घर पानी भरने वाले भिश्ती की भतीजी का खामिंद राशन की दुकान पर अच्छा भला नौकरी करता था, किंतु दूसरे लोगों के बहकावे में आकर वो अच्छी भली नौकरी को छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है और आज वहाँ पर भूखों मरने की स्थिति है। वहाँ से वो वापस नहीं आ सकता, अपने परिवार को वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि वो बड़े बड़े सपने दिखाकर भारत से पाकिस्तान गया था। अब वो कैसे अपने लोगों को बताए कि वहाँ पर मत आना, वहाँ पर स्थिति कोई बहुत अधिक अच्छी नहीं है। जैसी स्थिति हम भारत में गुजार रहे हैं, शायद एक कदम उससे बदतर ही स्थिति हमें पाकिस्तान में मिलेगी। गरीबा की बहू ये भी बता रही थी कि वहाँ धोबियों की भी ज़रूरत है, पर गरीबा ने साफ इनकार कर दिया था। उसके घर जो भिश्ती पानी भरने आता है, सुना है कि उसकी भतीजी का खामिंद वहाँ जब से गया है दयनीय स्थिति को पा रहा है। सुनते हैं किसी को रहने की जगह भी नहीं मिली, रहने का कोई ठिकाना भी वहाँ नहीं है, यहाँ तक कि वो रोज़ सराय बदलने के लिए विवश रहते हैं। गए थे दलिया और पुलाव खाने के लिए, वहाँ मक्की और ज्वार के भी फजीते हैं। यहाँ कम से कम रूखी सूखी खाकर आराम से अपनी ज़िंदगी तो बिता रहे थे, किंतु पाकिस्तान में जाकर उनको दोबारा से अपने जीवन को नियंत्रित करना था, दोबारा से अपने आप को वहाँ के अनुरूप उन्हें अपने आप को स्थापित करना था, जिसमें ना वो घर के रहे और ना वो घाट के रहे थे। कथा के अंत तक आते आते नवनिर्मित पाकिस्तान के विषय में भारत में बसे हुए मुसलमानों के मन में जितने भी स्वप्न थे वो धीरे धीरे कर कर भंग होने लगे और वो निर्णय लेने लगते हैं कि वो वहाँ ना जाकर भारत में ही अपने हिंदू भाइयों के साथ जैसे अब तक सुखपूर्वक भाईचारे के साथ रहते आए थे, एक दूसरे के सुख दुख में अपने जीवन को साझा करते आए थे, एक की दिवाली और दूसरे की ईद मिलजुल कर मनाते थे, उसी तरह से वो अब मनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को उनसे अलग समझकर विभाजित होकर अपने एक अंग को भारत में ही छोड़कर पाकिस्तान चले जाएंगे। किसी की क्या मजाल, हम नहीं जाते, कोई हमारा क्या लेकर जाएगा, नहीं बेचते अपनी चीज़। और इस प्रकार से वो निर्णय ले लेते हैं कि वो हिंदू भाइयों के साथ ही भारत में आद्यंत अपने जीवन के अंत तक रहेंगे। कहानी का शीर्षक स्वयं सिद्ध है।
विभाजन से पहले जिन सपनों को लेकर हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी चादर बुन रहे थे, अपने अपने रंगों से उसको सजा रहे थे, बेल बूटे काढ़ रहे थे, वो सारे के सारे स्वप्न छेद छेद होकर निकल गए और ऐसा लगा कि ना उनके सिर के ऊपर आसमान है और ना पैरों के नीचे ज़मीन। और इस प्रकार से उनके सभी स्वप्न भंग होते चले गए और वस्तु स्थिति उनकी आंखों के सामने स्पष्ट होती चली गई। जो अंधकार उनकी आंखों के सामने छाया हुआ था, अज्ञानता का, जो उन्हें राजनेताओं नेताओं ने बड़े बड़े भाषणों में कहा था, जैसे स्वप्न दिखाए थे कि उन्हें स्वतंत्रता के बाद गरीबी नहीं मिलेगी, उन्हें महलों में रहने के लिए मिलेगा, उनके आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे, उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा, या उनकी स्थिति इस तरह की नहीं होगी कि अगर सुबह उनको खाने के लिए रोटी मिल गई तो शाम के लिए वो चिंता में डूबे हुए हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही ढाक और वही उनकी ढोल और उनको अपना जीवन उसी तरह से बिताना था। और ये स्वप्न जैसे ही टूटा, उन्होंने पाकिस्तान ना जाने का निर्णय ले लिया। किसी भी कहानी का शीर्षक उस कहानी की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो मुख्य कथा हो जिसके चारों तरफ अवान्तर कथाएं या जो गौण कथाएं हैं वो बुनी जाती हैं, जो मुख्य कथा को विकसित करती हैं, या किसी पात्र विशेष के नाम पर किसी विचारधारा को व्यक्त करता हुआ, किसी स्थान के बारे में अगर वो कहानी है तो उससे संबंधित ये शीर्षक रचनाकार देता है। प्रस्तुत कहानी स्वप्न पाकिस्तान के बारे में जो ऊंची ऊंची परिकल्पनाएं की गई थीं, उनके मोहभंग की कहानी को हमारे सामने लेकर आता है। अतः ये शीर्षक सरल है, जिज्ञासा वर्धक है और पाठकों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न करता है, कौन सा स्वप्न, कौन देख रहा था, क्या केवल हिंदू देख रहे थे, मुसलमान देख रहे थे, कब देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, और उस स्वप्न का क्या हुआ, उसकी परिणति क्या हुई, उसका परिणाम क्या निकला और वो भंग किस तरह से हुआ। कहने के लिए पाठक के मन में जितनी भी उत्सुकताएं थीं, जिज्ञासाएं थीं, उनका यथोचित समाधान करने में यह शीर्षक अपने आप में सबल है और इसलिए उचित है। मुस्लिम पृष्ठभूमि पर रचित प्रस्तुत विवेच्य कहानी में पात्र भी उसी वातावरण से लिए गए हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखिका ने उनका नामकरण भी उसी के अनुसार किया है। गफूर, गरीबा, जुम्मन, हमीदन आदि जो पात्र हैं वो अपने वातावरण को ही पुष्ट करते दिखाई देते हैं। मीलों तक लंबा बाजार और सब में अपनी अलग दुकान के लिए विख्यात जो गफूर है वो लोगों को आकर्षित करता है और उनका बहुत अधिक चहेता प्रिय है, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो अपना कैसा भी कबाड़ उसकी दुकान पर बेचने के लिए लेकर आए, वो उसके उचित दाम उनको देता है। दूसरा, गफूर अपनी कला में निपुण है। वो लोगों को बातों में उलझाकर उनकी दृष्टि में उचित दाम देता है, किंतु अपना भी फायदा कहीं ना कहीं ज़रूर देखता है। लोगों को उस पर विश्वास है कि वो उनके साथ दगा नहीं करेगा। इस प्रकार से मूल कथा नायक जो गफूर है वो पात्रों का विभिन्न पात्रों को अपने साथ लेकर चलता है, कथा को विकसित करने में सहायक है और उसकी दुकान पर जितने भी लोग आते हैं उनका वो विश्वास पात्र है। वो साम दाम दंड भेद से अपने ग्राहकों को खुश करने में निपुण है। वो ऐसी नीति अपनाता है कि किसी के बगों को 2 इलायची ही थमा दे
और किसी के बैठने के लिए अपने ओढ़ने की लोई ही झाड़कर बिछाने लगता और किसी के लिए झट पान ही लगवा लाता। इस प्रकार से वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना जानता था। अन्य पात्र जो हैं, चाहे उसमें गरीबा हैं, जुम्मन हैं या मौलवी हैं, ये सभी के सभी मुख्य कथानायक के चरित्र को विकसित करने में ही लगे हुए हैं, या जो घटनाएं हैं वो जो प्रमुख घटना है, मुख्य घटना है, उसी को ही आगे विकसित करती है। लेखिका ने पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में कथा वस्तु के अनुरूप उर्दू के शब्द आए हैं। उनकी अन्य कहानी जो उत्तराधिकारी है वो पितृसत्तात्मक समाज में किस प्रकार से नारी अपने लिए रास्ता निकालती है, अपने लिए वो एक मार्ग निकालती है, इसको बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने रखती है। कथानायक लाला जी अपनी तीसरी पत्नी की मृत्यु के पश्चात दुखी हैं क्योंकि उनकी पुत्रियां हैं और तत्कालीन समाज में पुत्रियों को धन नहीं दिया जाता था, उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। ऐसे में लाला जी चौथी शादी करने के लिए विवश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पुत्र चाहिए था। वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी पुत्रियां विवाह योग्य हैं और वो अपनी पुत्री की हम उम्र एक गरीब लड़की से अपनी पत्नी की 13वीं बीतते ना बीतते विवाह कर लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कुछ दिन बाद ही उनकी नातिन सरला का विवाह भी निश्चित हो चुका है। ऐसा करते समय उन्हें कोई संकोच नहीं होता क्योंकि वो धीरे से ही अपनी माँ को ये कहते हैं कि माँ, पत्नी की मृत्यु के पश्चात एक समस्या और उत्पन्न हो गई है कि मेरी अकूत जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। रिश्तेदारों की राय कि वो किसी बच्चे को गोद ले लें वो भी उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि उनके अनुसार अपना औरस पुत्र ही अपने संपत्ति का अधिकारी होता है, अपने प्रेम का अधिकारी होता है और वो दूसरे की संतान को वो स्नेह, वो प्रेम या अपने धन को देने के लिए राजी नहीं होते। यहाँ पर एक तरह से होमवती ने प्रेमचंद की दृष्टि को ही अपनाते हुए अपने समय से बहुत आगे की बात कही है कि किस तरह से आज भी अगर हम समाज में देखें तो पुत्र की कामना में बहुत सारे परिवार हमें ऐसे नज़र आ जाएंगे जहाँ पे पुरुष 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक विवाह करने में भी संकोच नहीं करता और एक के बाद एक पुत्रियों की लाइन लगा देता है और उसे ऐसा लगता है कि पुत्र ही शायद उसको एक मुकुट पहनाएगा या उसकी मुखाग्नि देने का जो कर्तव्य है निभाने के लिए पुत्र ही सामने आएगा। जो उत्तराधिकारी कहानी में जो नवोड़ा है लाला जी की, वो अपने समय से आगे की नारी को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। वो किसी भी तरह का प्रतिवाद नहीं करती, शोर नहीं मचाती, चिल्लाती नहीं हैं। वो एक प्रकार से लाला जी द्वारा जो नियम कायदे, जो सड़ी गली परंपराओं का वो निर्वाह कर रहे थे, जो वो ये नहीं समझ रहे थे कि आयु में इतना अंतर होने के बावजूद वो उस कन्या से विवाह कर रहे हैं, उसकी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, जीने की उसका अपना एक उल्लास होगा, उन सबको धरोशाही करते हुए वो उसके साथ विवाह कर लेते हैं। और ये जो पत्नी हैं ये अपनी दृष्टि में या अपनी सोच में चाहे उनको अपना पति परमेश्वर मानती हैं, उनके साथ एक आदर का भाव रखती हैं, किंतु उसको आजीवन प्रेम नहीं कर पाती। और यहाँ आकर शायद होमवती जी ये बताने की कोशिश करती हैं कि प्रेम अधिकार से छीना नहीं जाता। वो दो व्यक्तियों के आपस की एक विश्वास होता है, एक समर्पण की भावना होती है जो जागृत की जाती है, जो हम किसी से कह नहीं सकते कि आप हमें आकर प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ या तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। नवोड़ा लाला जी के भतीजे
से प्रेम करने लगती हैं, क्योंकि वो उसका हम उम्र होता है, पढ़ा लिखा होता है, सुंदर होता है और उसकी भावनाओं को समझता है। और ऐसे में कथा के अंत तक आते आते सांकेतिक रूप में होमवती जी ये स्पष्ट कर देती हैं कि ये मित्रता कालांतर में धीरे धीरे प्रेम का रूप ले लेती है और रागात्मक संबंध में परिणत हो जाती है। लाला जी खुश हैं कि उनकी पत्नी पुत्रवती हो चुकी हैं, उन्हें पुत्र मिल चुका है, अब उन्हें उत्तराधिकारी मिल चुका है अपने परिवार के लिए, और वो इसी हर्ष में मग्न रहते हैं। किंतु उनकी माँ जो नवोड़ा की सास हैं, वो एक तरह से पृष्ठभूमि में रहकर नवोड़ा की भावनाओं को समझती हैं और वो ये जानती हैं कि जो भतीजा है जिसका नाम मोहन है, वो किस प्रकार से इस सारी की सारी चीज़ों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। और अंत में आकर जो होमवती हैं वो सास के माध्यम से उनका जो एक कथन है उससे सारी की सारी बात पाठकों को स्पष्ट हो जाती है। वो कहती हैं उस बच्चे को गोद में लेकर, यह तो ठीक मोहन जैसा ही होगा, वैसी ही नाक, आँख और वैसा ही ऊंचा माथा जैसे दूसरा मोहन ही हो। कहीं पर भी स्पष्टतः होमवती ने मोहन और नवोड़ा के संबंधों को उजागर नहीं किया है, किंतु उन्होंने सांकेतिक रूप में, स्पष्ट रूप में ये बात कह दी है कि वो पुत्र किसका था। और ये बात उस समय के समाज के लिए कि एक मनुष्य अपनी बात कर रहा है, और मनुष्य भी नहीं, स्त्री अपनी जीने की बात कर रही है, अपनी इच्छाओं की बात कर रही है, अपने अंदर जो प्रेम का सैलाब है उसको वो जीना चाहती है। इसके बारे में वो खुलकर समाज के साथ, परिवार के साथ और तथाकथित अपने पति परमेश्वर के साथ किस तरह से वो विरोध कर रही है, इसको होमवती जी ने अपनी इस रचना में व्यक्त किया है। और ये निश्चित रूप में एक मील का पत्थर उनकी रचना है, जो उस समय की एक नई स्त्री को, एक नई विचारधारा को हमारे सामने लेकर आ रही है। जो बातें हम आज के साहित्य में, आज की महिला रचनाकारों के माध्यम से हम जानते हैं, वो आज से इतने साल पहले होमवती जी ने अपनी रचना के माध्यम से हमें कह दी थी। मित्रों, समय मिले तो आप ज़रूर उनकी रचनाओं को पढ़िएगा, जिससे आपको उस समय के समाज में जो नारी की स्थिति थी, पुरुष का एकाधिकार था, या उस समय के समाज में जिस प्रकार की समस्याएं थीं, उनके बारे में आपको पता चलेगा। धन्यवाद। और इसी साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का, जिन्होंने स्वयं आपसे खुद कहा है कि आप इनकी रचनाओं को पढ़ सकते हैं, होमवती देवी जी की। तो हम यही चाहेंगे कि आप इन्हें पढ़ें और सीसी के लाइव रिसर्च लेक्चर्स के माध्यम से आप अपने आप को लाभान्वित करते रहें, इन लेक्चर्स को देखते रहें। और उसके उपरांत अगर मन में जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न उठे, तो ज़रूर हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से रुचिरा जी, आपका धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।